And thank you everybody for joining us today. A big thanks to the Honorable Minister. आई थिंक आज हम सबका सौभाग्य है कि इस इम्पॉर्टेंट विषय पे हमारे पास बहुत ही सही इंसान है जो हमें बिल्कुल क्लियर राह दिखा रहे हैं, एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, एक्शंस कर रहे हैं, एंड आज हमें मौका मिला है उनसे डायरेक्टली बात करने का। ETHK इस बहुत बड़े इम्पॉर्टेंट, मैं कहना चाहूँगी, मिशन जो अलाइन करता है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के मिशन से, टू सी वेयर वी टेक आवर कंट्री। हम अपने कंट्री को सस्टेनेबिलिटी पे, क्लाइमेट चेंज पे, ग्लोबल एजेंडाज के साथ कैसे मैच करते हैं, कहाँ ले जाते हैं, उसकी तरफ हम लोग एज अ ग्रुप कैसे कैंपेन कर रहे हैं, मिशन कर रहे हैं, लोगों से जुड़ रहे हैं, उनको इन्वॉल्व कर रहे हैं, सो दैट वी कैन ब्रिंग इन अ चेंज। तो आज मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए ऑनरेबल मिनिस्टर का वेलकम करती हूँ, और अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम टू स्टार्ट दिस कॉन्वर्जेशन। वेलकम सर। सर, हम बहुत बड़े मिशंस चालू किए हैं इस ईयर। हमने G20 COP28 में पार्टिसिपेट किया है, एंड वी हैव डन लॉट ऑफ थिंग्स कंसिडरिंग एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। हाउ डू यू सी दीज स्कीम्स कंटिन्यूइंग? कैसे चल रही हैं, कैसे बेनिफिट करेंगी कंट्री को एक ग्लोबल एजेंडा अचीव करने के लिए? जो आपकी समिट हो रही है ये सस्टेनेबिलिटी पे हो रही है। सस्टेनेबल का अगर बड़ा अर्थ देखेंगे, जो सरवाइव होता है वो सस्टेनेबल होता है, जो अपने आप को रिवाइव करता है वो भी सस्टेनेबल होता है। जैसे नेचर में एक पावर है कि वो चीज़ों को रीजनरेट करती है। अगर आप ये सोचें कि नेचर एक ही बार फसल उगाए, बाकी उगाए नहीं वो ज़मीन, तो हम कहाँ से सरवाइव करेंगे? नेचर एक ही साल बारिश करे, उसके बाद बारिश ही ना करे, तो हम कहाँ से सरवाइव करेंगे? तो ये साइकिल ऑफ नेचर है। जब ये साइकिल ऑफ नेचर है तो आज का जो डेवलपमेंटल मॉडल है वो एनर्जी बेस्ड डेवलपमेंट है। जितना एनर्जी का प्रोडक्शन है उतना ही हम लोग उसका कंजम्पशन करते हैं, उतना ही हम अपने आप को आगे बढ़ते हुए देखते हैं। लेकिन एनर्जी का जो कंजम्पशन हम करते हैं, उसके बाद जो हम लोग उसका जो साइड प्रोडक्ट पैदा करते हैं वो रिवाइव नहीं होता, वो नए नए प्रकार के क्लाइमेटिक चेंजेस को, क्लाइमेटिक चैलेंजेस को जन्म देता है। तो नेचर की जो इतनी बड़ी विरासत है, उसके साथ हमारी लाइफस्टाइल के कंजम्पशन का पैटर्न एक रूप होना चाहिए। रिसाइकल, रीयूज और रिप्रोड्यूस जैसे विषयों पे हमारा ध्यान होना चाहिए। अनसस्टेनेबल और माइंडलेस कंजम्पशन की जगह माइंडफुल कंजम्पशन पे हमारा ध्यान होना चाहिए। तो पॉलिसी मेकिंग के इस एस्पेक्ट में केवल खर्च करते जाना नेचर को और रिवाइव नहीं करना, ये सबसे बड़ी चुनौती है। इसी को सस्टेनेबल लाइफस्टाइल कहते हैं, और यही माननीय प्रधानमंत्री जी का मिशन लाइफ है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल। हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि अभी कुछ समय लास्ट मंथ ही यूनिया का यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली की कॉन्फ्रेंस नैरोबी में हुई, और उसमें जो रेजोल्यूशन पास किया वो इसी सस्टेनेबल लाइफस्टाइल का पास किया। इसलिए हम रिन्यूएबल की ओर जाते हैं। और पेरिस एग्रीमेंट के बाद भारत ने जो विषय कहा था कि हम अपने रिन्यूएबल की क्षमता को 2030 तक 40% करेंगे, भारत ने वो क्षमता 9 साल पहले 2021 में ही हासिल कर ली है। हमने अपने रिवाइज NDC भी दिए हैं। दूसरा, धरती की जो दूसरी बड़ी समस्या है वो है डेजर्टिफिकेशन ऑफ लैंड। आपको आश्चर्य होगा, जब मैं अफ्रीका में UNCCD यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ डेजर्टिफिकेशन में गया, तो हमारे जो प्रधानमंत्री जी का सोच है कि आप पहले समस्या को पहचानो। ज़्यादा पेस्टिसाइड से, ज़्यादा चीज़ों से, ज़मीन में खाद के गलत इस्तेमाल से ज़मीन का बंजरीकरण होता है, और अगर सारी उपजाऊ ज़मीन को हम बंजर कर देंगे तो फिर कल के लिए नया प्रोडक्शन कहाँ से लाएंगे? इंडिया
ने सबसे बड़ा प्रोग्राम चलाया जिसका ध्यान हमारी ओर नहीं जाता है, नेशनल सॉइल हेल्थ कार्ड मिशन, जिसमें किसान को ये पता हो कि उसकी ज़मीन क्या, उसकी ज़मीन की ताकत है, कितनी ख़राब हो रही है, उसकी उर्वरा क्षमता को कैसे बचा के रख सकता है। हमने 29 करोड़ से ज़्यादा किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड दिया है। नंबर तीसरा, जो बायोडायवर्सिटी का सिस्टम है, इसमें जो नेचर का एक यूनिक सिस्टम है, उसमें जो जिनको बिग कैट्स कहते हैं, देयर आर 7 बिग कैट्स इन द वर्ल्ड, जिसमें टाइगर है, लॉयन है, लेपर्ड है, स्नो लेपर्ड है, चीता है, जगुआर है, प्यूमा है। 2 हमारे यहाँ नहीं मिलते, जगुआर प्यूमा लैटिन अमेरिका, बाकी 5 में 4 हमारे यहाँ थी, एक एक्सटिंक्ट हो गई थी चीता, वो भी पहली बार इंटर कॉन्टिनेंटल जो हमने ट्रांसलोकेशन किया वो पहली बार हम लोगों ने किया। लेकिन ये कब सर्वाइव करते हैं? जब उनका प्रे सर्वाइव होता है। प्रे कब सर्वाइव होता है? जब वहाँ की बायोडायवर्सिटी मेंटेन होती है। बायोडायवर्सिटी कब मेंटेन होती है? जब वहाँ की वाटर बॉडीज़ मेंटेन होती है। वाटर बॉडी कब मेंटेन होगी? जब वहाँ का नेचर का साइकिल मेंटेन होगा। तो ये जो यूनिक बायोडायवर्सिटी को जो कंजर्व करने के, प्रिजर्व करने का जो विषय है, इसमें नॉलेज शेयरिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग शेयरिंग, टेक्नोलॉजी का उपयोग, उसकी यूनिकनेस को बना के रखना है। और भारत को इस बात का गर्व है कि 50 ईयर ऑफ टाइगर कंजर्वेशन जब हमने मनाया तो दुनिया के 70% टाइगर्स को हमने कंजर्व करने का, सुरक्षित करने का एक तरीका दिखाया। और वहीं माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक इंटरनेशनल बड़ा ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली एक्शन प्लान लेते हुए, जिसको हम कहते हैं फ्यूचर इकोलॉजिकल प्रोग्राम लेते हुए, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बनाया। 97 कंट्रीज में बिग कैट्स पाए जाते हैं। एक बड़ा बायोडायवर्सिटी और एनवायरनमेंट फ्रेंडली कोलिशन है। तो अगर आप देखेंगे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनर्जी के क्षेत्र में रिन्यूएबल में आगे बढ़े, डेजर्टिफिकेशन के क्षेत्र में गवर्नमेंट ने पॉलिसी स्टेप्स लिए, और वाइल्ड लाइफ और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और नेचर के इकोलॉजिकल फ्यूचर को बनाने के लिए इंटरनेशनल अलायंस बनाए हैं। हमारे इंटरनेशनल अलायंस जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बने हैं वो इतना ही नहीं है, जो क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा इम्पैक्ट है वो डिज़ास्टर का है। सबसे ज़्यादा साइक्लोन हम लोग देखते हैं, सबसे ज़्यादा बाकी चीज़ें हम देखते हैं, और इसलिए भारत ने CDRI इंटरनेशनल कोलिशन की स्थापना करी, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर। और आज के समय में अगर हमको ज़्यादा ग्रीनिंग की ओर जाना है तो ऐसी इंडस्ट्रियाँ जो हार्ड टू अबेट इंडस्ट्री है, स्टील सेक्टर है, एल्यूमिनियम सेक्टर है, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है, वहाँ पर भी क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम होना चाहिए। और भारत ने स्वीडन के साथ मिलकर लेड IT, लीडरशिप फॉर इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन, उसका हमने पहला चरण कंप्लीट किया है। और ये जो कॉप अभी हुई थी दुबई में, इसमें प्रधानमंत्री जी ने स्वीडन के प्रधानमंत्री जी के साथ लेड IT 2.0 वापस से शुरू किया है। ये एक बहुत बड़े परिदृश्य में देखेंगे तो मिटिगेशन लेवल पे, एडेप्टेशन मेजर्स पे, लेकिन मिटिगेशन और एडेप्टेशन मेजर्स के साथ साथ पर्सनल बिहेवियर में भी मूवमेंट आना चाहिए। इसके लिए लाइफ मिशन जैसा किया है। मुझे लगता है भारत ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बड़े क्रांतिकारी और ऐतिहासिक कदम सस्टेनेबिलिटी के लिए उठाए हैं। Right. I think a big round of applause to all the initiatives. सर, ये मोमेंटम कैसे बढ़ता हुआ दिख रहा है आपको आगे? देखिए, इसको एक और दूसरे तरीके से देखिए। जब दुनिया भर में आज जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण के क्षेत्र में हम जब बात करते हैं तो पेरिस एग्रीमेंट में ये तय किया गया था कि दुनिया के सभी देश अपने ग्रीन हाउस गैस की इन्वेंट्री दिया करेंगे, क्योंकि अगर आपको अपने टारगेट्स तय करने हैं तो आपको ग्रीन हाउस गैसेस की इन्वेंट्री देनी होगी। इस बार जो UAE का कॉप हुआ, भारत ने अपना ग्रीन हाउस गैस इन्वेंट्री का रिपोर्ट सबमिट किया। 2014 में हम दुनिया की 5 फ्रेजाइल इकोनॉमी में होते थे। 2024 में हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं। हमारी इकोनॉमी बड़ी है,
लेकिन मुझे बड़े बताते हुए खुशी है, हमारी इकोनॉमी बड़ी है, लेकिन हमने जो पेरिस एग्रीमेंट में कहा था कि हम कार्बन एमिशन को कम करेंगे, उस टारगेट को हमने अचीव किया है। वो ये बताता है कि हमारा जो ग्रोथ है वो ग्रीन ग्रोथ है। इकोनॉमी का स्केल बढ़ रहा है, लेकिन कार्बन एमिशन को भारत रिड्यूस कर रहा है। दूसरा, अगर आप प्रधानमंत्री जी के पिछले बजट को देखेंगे तो अभी जो COP28 हुआ, उसमें पहली बार जिसको ग्रीन क्रेडिट फंड कहते हैं, वो हम लोगों ने स्थापना करी, ज़्यादा ग्रीनिंग की ओर जाए। PM प्रणाम जैसी योजना शुरू करी कि जिसमें हम पेस्टिसाइड से खेतों को मुक्त करें। और जब आज़ादी के 75 साल हुए तो दुनिया में जो झीलों को बचाने के लिए, अपना जो वेटलैंड्स है उसको बचाने के लिए, जिसको रामसर कन्वेंशन कहते हैं, ईरान के रामसर शहर में कन्वेंशन दुनिया के सभी देश मानते हैं। हमने अपनी 75 लेक्स को तो आज़ादी के 75 ईयर में रामसर साइट्स का दर्जा दिलवाया था, क्योंकि हम उनके प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन के लिए प्रतिबद्ध हैं। उसके साथ ही देश में वाटर स्कैरिसिटी कम हो, उसके लिए सबसे बढ़िया है कि वाटर बॉडीज़ को बचाया जाए, वाटर बॉडीज़ को बनाया जाए, क्रिएट किया जाए। और आपको ये जानकर के खुशी होगी कि आज़ादी का जब अमृत महोत्सव मनाया जा रहा था, प्रधानमंत्री जी के निर्देश में देश के हर जिले में 75 ऐसे अमृत सरोवर खोदने का कार्य किया गया और बड़ी संख्या में उस टारगेट को भी पूरा किया है, ताकि हर शहर में, हर जिले में वो तालाब सुरक्षित रह सके। और आज नमामि गंगे प्रोजेक्ट को और अमृत सरोवर प्रोजेक्ट को लेकर इस तरह के जो प्रयोग सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं, वो निश्चित रूप से हमारे भविष्य के रास्ते को तय करते हैं। और भविष्य के रास्ते में ज़्यादा ग्रीन टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए सरकार पूरी तरीके से कार्य कर रही है। आई थिंक लॉट मैनी थिंग्स डन। अब सर, आगे सोचते हुए 2047 में इंडिया को एक विकसित भारत के रूप में देखते हुए आप क्या प्लान देख रहे हैं, और कैसे देख रहे हैं कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली सोच रखते हुए हम कंट्री का डेवलपमेंट के बारे में कैसे प्लान कर सकते हैं? भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में है जिन्होंने अपना नेट ज़ीरो का प्लान दिया है। और हमारा नेट ज़ीरो का प्लान जो है वो 2070 तक है। और ये विकसित भारत का जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, ये उसको आगे बढ़ाने वाला है। एनवायरनमेंट फ्रेंडली वातावरण को खड़ा करने के लिए सबसे बड़ी बात है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल पे डिपेंड हो। और अभी जो सरकार के द्वारा हर घर के ऊपर सोलर पैनल और 300 यूनिट उसमें से फ्री, ये एक ऐसा पब्लिक पार्टिसिपेशन का प्रोजेक्ट है कि एक बार अगर अपने को ध्यान में आ गया कि ये सूरज की ताकत मेरे छत के ऊपर है और इससे मैं बिजली बना सकता हूँ, तो हम बहुत बड़ी संख्या में फॉसिल फ्यूल की एनर्जी को सेव कर सकते हैं और एनवायरनमेंट फ्रेंडली देश की तरफ बढ़ सकते हैं। दूसरा, हमारे देश में आपने देखा होगा 2014 के बाद अलग अलग शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा दिया गया है। ई बसेस को न केवल दिल्ली में शुरू किया गया, अनेक शहरों में मेट्रो और रैपिड जो ट्रेन्स हैं उनको शुरू किया गया। आज दिल्ली में जो हमारी मेट्रो चल रही है, उसके कारण कितना हम लोग कार्बन एमिशन के रिडक्शन को कर रहे हैं। यहाँ हमारे टीरी वाले बैठी हुए हैं, डॉक्टर विभा धवन, मैंने उनको देखा है। जब ये प्रगति मैदान के पास जो हम अंडरपास लाए हैं, तो हमने टीरी वालों को ये कहा कि आप इसकी ज़रा हमें स्टडी करके दीजिए कि अकेले इसी इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण से प्रगति मैदान के नीचे से जो जा रहा है, क्योंकि अगर ऊपर रहता है तो रेड लाइट रहती थी, 400 गाड़ियाँ 3-3, 4-4 मिनट अपना डीजल जलाती थी, वो डीजल से कार्बन एमिशन होता था। अब जब नीचे से सीधा हमने अंडर बाईपास दे दिया तो वो पूरा जो ट्रैफिक का जो पॉल्यूशन होता था, और मुझे लगता है कि टीरी की वेबसाइट पे भी वो है, टीरी की वेबसाइट पे भी है, एक अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण से हम कितना व्हीकल पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। हम BS4 से BS6 की तरफ आए हैं, हम अच्छे स्मार्ट अर्बन सिटीज़ की तरफ से आए हैं, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ से आए हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ अपने फॉरेस्ट एरिया में
आज मुझे बताते हुए खुशी है कि अब हमारे पास 55 टाइगर रिजर्व्स हो गए, जिसमें 53,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। हमारा जो 7,500 स्क्वायर किलोमीटर का जो सी शोर एरिया है, उस पर प्रधानमंत्री जी ने बजट में घोषणा करी मिष्टी। अब मिष्टी तो बंगाली में मिठाई को कहते हैं, लेकिन उनका जो विज़न है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर सी शोर टेंजेबल इनकम, MISSTI। ये जो मैंग्रोव है, जो नेचुरल बाउंड्री है, तो हम इसका प्लांटेशन किस प्रकार से करें। और पहली बार, पिछली बार हमारे फॉरेस्ट मिनिस्ट्री ने समुद्र क्षेत्र के ऊपर जाकर के इसका प्लांटेशन किया है। हर एस्पेक्ट को, चाहे हमारी झीलों को बचाने के लिए रामासर का विषय, रामासर साइट्स का विषय, डेजिग्नेशन का विषय हो, चाहे हमारे ज़िलों में अमृत सरोवर का विषय हो, नमामि गंगे का विषय हो, रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी हो, इलेक्ट्रिक बसेस हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो, 16 से ज़्यादा मंत्रालय मिलकर के आज ग्रीन ग्रोथ के ऊपर बढ़ रहे हैं। ये बढ़ता हुआ और बदलता हुआ भारत है, जिसमें ग्रीन भी भारत है, क्लीन भी भारत है, ट्रांसपेरेंट भी भारत है और मजबूत भारत है। यही मोदी की गारंटी का भारत है। हम सब आपके साथ हैं और मुझे लगता है यहाँ आए हुए हर डेलीगेट का वो इंटेंशन है इस कॉज को सपोर्ट करना। आप हमें राह दिखाते रहिए। आई थिंक एवरी स्टेक होल्डर इज़ विद यू एंड वी विल कंट्रीब्यूट आवर बेस्ट टू मेक भारत अ विकसित भारत ऑलवेज। थैंक यू।